हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान में विषय भूगोल का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनके उत्तर किस प्रकार से हमें लिखना है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें पहला ही प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें जो हमारा पहला ही विकल्प दिया गया है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो भारत देश है उसका निचला हिस्सा नीचे समुद्र से तीन ओर से घिरा हुआ है, इसलिए उसे कहा जाता है भारतीय प्रायद्वीप। तो स्थल का वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। तो जो म्यांमार की सीमा का पूर्वी भाग में सीमा निर्धारित करने वाले पर्वत को पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। ये हिमालय का ही भाग होता है जो पूर्व में जाकर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वांचल। अगला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय जो पट्टी है उसे क्या कहा जाता है। तो गोवा के जो पश्चिम में पश्चिम तटीय पट्टी है उसे कहा जाता है कन्नड़ तट। पश्चिम में जो पश्चिम तटीय भाग है उसको अलग अलग तटों के नाम से जाना जाता है, और जो गोवा के पश्चिम में स्थित तट है उसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो उसमें पूछा गया है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। और अगला जो प्रश्न है, यहाँ से हमारे प्रश्नों की शुरुआत होती है जिनके उत्तर हमें संक्षेप में देना है, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि भाबर क्या है। तो देखिए, भाबर प्रदेश क्या है, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का निक्षेपण करती है, जिसे भाबर कहते हैं। इसमें नदियां विलुप्त हो जाती हैं तथा इसके दक्षिणी भाग में पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे किसी पहाड़ी से जब नदियां गिरती हैं, मान लीजिए कि ये पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी उद्गमित होकर के नीचे आ रही है, तो जब नदी पहाड़ी पर से उतरती है, गिरती है, तो इसका वेग बहुत अधिक होता है, और जब इसका वेग अधिक होता है तो ये अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है। छोटे भी लेके आती है, लेकिन वेग अधिक होने के कारण बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अपने साथ में ये नदी लेकर के आती है और पहाड़ पर्वत की निचली तलहटी में इनको क्या कर देती है? जमा। तो जहाँ पर ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा होते हैं उस प्रदेश को, उस एरिया को कहा जाता है भाबर प्रदेश। क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश। इसमें हमने एक लाइन पढ़ी हुई है कि नदियां क्या करती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। तो नदियां विलुप्त नहीं होती हैं, नदियां तो होती ही हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि नदियां क्या होती हैं? बड़े बड़े पत्थरों के अंदर से नीचे साइड प्रवाहित होती रहती हैं, लेकिन हमें ऊपर नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, और आगे जैसे ही ये बड़े पत्थर समाप्त हो जाते हैं, छोटे पत्थर आते हैं, तो वहाँ पर नदियाँ हमें पुनः से दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भाबर प्रदेश क्या है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो देखिए, हिमालय पर्वत है जो श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है, जिसमें सबसे उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रृंखला है उसे कहा जाता है बृहद हिमालय। इसी को महान हिमालय, मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके बाद इसके दक्षिण में है लघु हिमालय, जिसे कि मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, और सबसे दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। देखिए, यदि हम हिमालय की बनावट देखें तो हिमालय समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। इस प्रकार से ये जैसे बृहद हिमालय है, इसमें जो श्रृंखलाएं हैं ये सबसे ज़्यादा ऊंची हैं इसमें। और इसके बाद यदि हम बीच में देखें तो ऐसे मध्य हिमालय श्रृंखला समांतर रूप से फैली हुई है, और सबसे नीचे दक्षिण में शिवालिक हिमालय श्रृंखला फैली हुई है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान वाले एरिया में फैली हुई हैं, दिल्ली तक जाती हैं, और विंध्याचल की पहाड़ियों में के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो इनके बीच में आता है मालवा का पठार। कौन सा पठार आता है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न है कि भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। तो भारत में देखिए जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, यह जो है केरल के मालाबार तट के समीप स्थित है, और ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? छोटे छोटे प्रवाल द्वीप समूह से। कौन? लक्षद्वीप समूह। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर और खादर प्रदेश, इसमें हमें अंतर बताना है। तो देखिए, अभी हमने जैसा भाबर प्रदेश पढ़ा था, तो नदियां जब जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो पहले बड़े बड़े पत्थर नीचे अपने निक्षेपण कर देती हैं। इसके बाद आगे जाकर के महीन और बारीक जलोढ़ निर्मित करती हैं, और उससे मैदान निर्मित होते हैं नदियों के निक्षेपण के कारण। तो बांगर और खादर एक प्रकार के मैदान हैं जो कि नदियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिसमें देखिए क्या है, बांगर जो मैदान होते हैं, इसमें ये प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान होते हैं। कैसे होते हैं? प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान। और खादर जो निर्मित मैदान होते हैं, ये नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान होते हैं। और बांगर में यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है, जबकि खादर प्रदेश में जो बाढ़ का पानी है प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है। बांगर प्रदेश कम उपजाऊ होता है और खादर प्रदेश अधिक उपजाऊ होता है। इसमें होता क्या है, जैसे जब नदियाँ बहती हैं, जैसे मान लीजिए ये नदी कोई प्रवाहित हो रही है, इसके किनारों पर, इसके आसपास क्या होगा? मैदान होगा, जो कि नदी के जलोढ़ों के द्वारा निक्षेपण होने से निर्मित होगा। अब इसके नदी के जो पास वाला प्रदेश है, ये कहलाएगा खादर प्रदेश। क्या कहलाएगा? खादर प्रदेश। लेकिन इसके बाद वाला, जैसे जैसे नदी से दूर चले जाएंगे तो उसको कहने लगेंगे हम बांगर प्रदेश। तो देखिए, जो नदी के पास वाला एरिया है, यहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है, यहाँ की मिट्टी प्रतिवर्ष नवीन हो जाती है, नवीन जलोढ़ निक्षेपित हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर मृदा उपजाऊ होती है। और इस प्रकार से, और खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश होता है, ये दूर होने के कारण यहाँ पर बाढ़ का जो पानी है प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार से बांगर और खादर प्रदेश में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला अंतर जो पूछा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में पूछा गया है। तो देखिए, पूर्वी घाट है जो, यह दक्षिण के पठार के पूर्वी तट के समानांतर विस्तृत है। देखिए, जैसे हमारा जो ये भारत देश है, इसके यदि हम पश्चिमी तट की बात करें तो देखिए, पश्चिमी तट जो पूर्वी घाट है, ये दक्षिण के पठार के पूर्वी तट के समानांतर फैला हुआ है। ये हमारा पूर्वी तट है, और इस साइड ये पूर्वी घाट फैला हुआ है, पूर्वी तट के समानांतर। यहाँ पर हमारा क्या? पूर्वी घाट फैला हुआ है। और जबकि जो पश्चिमी तट है वो हमारे दक्षिण के पठार के पश्चिमी तट है, इसके समानांतर यहाँ पर फैला हुआ है। तो इनकी ये स्थिति में एक अंतर तो ये हो गया। और पूर्वी घाट का विस्तार है जो महानदी से दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। यहाँ पर महानदी की घाटी से लेकर के पूर्वी घाट का जो विस्तार है नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, जबकि जो पश्चिमी घाट है, इसका विस्तार है जो
ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक है। इसी और जो पूर्वी घाट है ये एक असतत पहाड़ी है। पहाड़ी, यहाँ पर पहाड़ है लेकिन नदियों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है, इसलिए यह एक असतत पहाड़ी के रूप में दिखाई देता है। जबकि पश्चिमी घाट क्या है? सतत पर्वत श्रेणी है और इसमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है इसको। और पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है जो 900 से 1600 मीटर है। इस प्रकार से हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें और अंतर भी हम लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो इसमें देखिए 2 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। पहले में हमें भू आकृतिक प्रदेश बताना है, जिसमें हम बता सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह, ये हमारे प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश हैं। इसके बाद पूछा गया है कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें हमें अंतर बताने हैं। तो देखिए, हिमालय क्षेत्र है जो, ये हिमालय का जो निर्माण है ये प्लेटों के टकराने से हुआ है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना भूमि है, जब पृथ्वी टुकड़ों में विभाजित हुई, उसका जो गोंडवाना क्षेत्र है उसके टूटने और उत्तर की ओर जो अपवाह है प्रवाहित होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। हिमालय सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। और हिमालय क्षेत्र, इसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक अंतर ये हो जाएगा। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और हिमालय क्षेत्र में निकलने वाली नदियों में क्या होता है? वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि ये हिमनद से निकलती हैं और इनसे भी जल प्राप्त करती हैं वर्षा के अतिरिक्त। जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं ये मानसून पर निर्भर करती हैं और इनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। हिमालय क्षेत्र में खनिज के भंडार बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें खनिज के भंडार पाए जाते हैं। हिमालय का निर्माण है जो वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित शैलों से हुआ है। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होने से किसका निर्माण हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत का जो उत्तरी मैदान है एक नवीनतम भौतिक प्रदेश है। नवीनतम अर्थात इसका निर्माण है हिमालय के निर्माण के बाद हुआ है। पहले हिमालय का निर्माण हो गया, उसके बाद किसका निर्माण हुआ है? उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान का। और जो इस मैदान का निर्माण है हिमालय पर्वत श्रृंखला और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। जो उत्तर का मैदान है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके ऊपर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है और इसके नीचे प्रायद्वीपीय पठार है। तो यह बीचों बीच स्थित है और इसका निर्माण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो देखिए, लाखों करोड़ों वर्षों में जब नदियां अपने साथ निक्षेप लाती रहीं और इनका निक्षेपण, जलोढ़ का निक्षेपण करती रहीं, तो इसके निक्षेपण से ही उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस मैदान का जो विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। यह मैदान है जो उत्तरी भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जो उत्तरी मैदान है ये इन राज्यों में फैला हुआ है, ये मैदानी राज्य हैं और इसी कारण से इन राज्यों में जनसंख्या भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है जलोढ़ मृदा है और उपजाऊ भी बहुत होती है। इसी कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि ये मृदा कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, मध्य हिमालय। तो देखिए, मध्य हिमालय है जो बृहद हिमालय एवं शिवालिक, बृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य में इनके ही समानांतर फैला हुआ है और इसे
हिमाचल हिमालय लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इस हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, मसूरी, नाग टिब्बा आदि महत्वपूर्ण हैं। और इसी हिमालय में कश्मीर घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू आदि घाटियां भी आती हैं। तो इस प्रकार से हम मध्य हिमालय को समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि मध्य उच्च भूमि को समझाइए, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो प्रायद्वीपीय पठार का देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका ये वह भाग है जो नर्मदा नदी के उत्तर में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार नर्मदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण दोनों साइड फैला हुआ है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो भाग है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अधिकांश मालवा के पठार के अधिकांश भागों पर ये विस्तृत है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, यदि हम मध्य उच्च भूमि की बात करें, मध्य उच्च भूमि यदि हम इसकी बात करें और इसके दक्षिण में जाएं तो इसके दक्षिण में विंध्य श्रृंखला है। दक्षिण में कौन सी श्रृंखला है? विंध्य श्रृंखला। और यदि हम उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार और पश्चिम में यह राजस्थान के मरुस्थल से यह मिल जाती है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ये कैसी पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में आते आते ये संकीर्ण सक्रिय होती जाती है। उसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और छोटा नागपुर का पठार खनिज का भंडार है और इस क्षेत्र में चंबल, सिंध, कैन, बेतवा आदि नदियां भी प्रवाहित होती हैं मध्य उच्च भूमि में। अगली टिप्पणी हमें लिखना है भारत के द्वीप समूह। तो देखिए, भारत के प्रमुख द्वीप समूहों में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख हैं। जिसमें लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये अरब सागर में, जैसे कि हम अपने भारत की बात करें तो इससे भारत के पश्चिम में यहाँ पर लक्षद्वीप समूह के रूप में पाए जाते हैं। और ये केरल के मालाबार तट के पास ही स्थित हैं और इनका निर्माण प्रबालों से हुआ है। किससे हुआ है? प्रबालों से। और पहले इसे लकाद्वीप, मिनिकॉय अथवा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया और इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी राजधानी है कावारत्ती। क्या है इसकी राजधानी? कावारत्ती। और यदि हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान और दक्षिण में निकोबार। इसी कारण इसे अंडमान और निकोबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु एवं पादपों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इस कारण यह जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी द्वीप पर अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। अब हमें यहाँ पर मानचित्र कार्य दिया गया है, आपको इसको एटलस में देखना है। एटलस में भारत का जो मानचित्र है उसको खोल करके आपको ये देखना है कि पर्वत शिखर में जैसे K2 की स्थिति क्या है। तो K2 की स्थिति यहाँ काराकोरम श्रेणी पाई जाती है लद्दाख वाले एरिया में, यहाँ पर K2 की स्थिति है। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत यहाँ पर और अनाईमुदी, इस प्रकार से आपको इनकी लोकेशन मानचित्र में देखना है। इसी प्रकार से आपको पठार और मरुस्थल भी देखने हैं। देखिए, जैसे पठार, शिलोंग का पठार यहाँ मेघालय राज्य में पड़ेगा। छोटा नागपुर का पठार यहाँ झारखंड वाले एरिया में होता हुआ और मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में आएगा। इसी प्रकार से बुंदेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार से आपको मरुस्थल देखने हैं।
कि थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान वाले एरिया, राजस्थान के पश्चिमी भाग में आएगा। पश्चिमी घाट ये हमारा ये वाला एरिया पश्चिमी घाट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह यहाँ पर हो जाएंगे। गंगा यमुना का गंगा यमुना का जो दोआब है वो ये वाला मैदानी भाग है, जो हमने देखा था उत्तर का मैदान, वो वाला मैदान हो जाएगा गंगा यमुना का दोआब। इसी प्रकार से कोरोमंडल तट, यहाँ पर ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको एटलस में, मानचित्र में बहुत अच्छे से इसकी लोकेशन ट्रेस कीजिएगा, उसमें देखने से आपको सारी लोकेशन मिल जाएंगी। और इस प्रकार से हमने ये जो चैप्टर है इसके प्रश्न के उत्तर देखे कि इनके हम किस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।